हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो लेक्चर्स दिए थे वो सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए थे। हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से बॉटनी के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हम आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के भी जो आपके थर्ड सेमेस्टर के भी वीडियोस जो है कि लॉन्च कर रहे हैं। एक एक करके हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो पीछे का बैकग्राउंड आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पहली यूनिट है बॉटनी की। मेरा नाम स्वाति सिंह है। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, उन सबको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं आप लोगों को बॉटनी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जो टैक्सोनॉमी है ये आपके सिलेबस में, अगर आपको सिलेबस, हमने सिलेबस की ऑलरेडी वीडियोस अपने चैनल पे पब्लिश की है, उसमें हमने सारे सिलेबस के मतलब आपके बॉटनी के जो भी सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितनी यूनिट्स है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। काफ़ी लंबी वीडियोज़ वो हुई है क्योंकि इसका मतलब कि इसमें हमने इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा हद तक दिया है। तो आपकी जो पहली यूनिट है उसको मैंने यहाँ पे एक बार लगा दिया है कि अगर किसी बच्चे ने वहाँ पे सिलेबस को नहीं देखा है तो वो एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले ले, उसके बाद ही हम जो है अपने सिलेबस को, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी से स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बार सिलेबस वाली वीडियोज़ देख लीजिए, तब आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया हो जाएगा तो आपको पूरे सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे यूनिट का क्या नाम है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनकल्चर। क्या है? टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनकल्चर। पहली बात तो टैक्सोनॉमिक के रिसोर्स मतलब टैक्सोनॉमी आखिर होती क्या है वो समझेंगे, तब हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉमेनकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। नॉमेनकल्चर जैसे होता है ना कि हमारे घर पे कोई जब बेबी का कोई की बर्थ होती है तो हम लोग एक नामकरण का मतलब कि गेट टुगेदर करते हैं या नामकरण की एक पूजा वगैरह रखी जाती है। तो उसमें जो है कि अगर हम अपने रूल के हिसाब से रखते हैं, जैसे जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हमें मतलब कि कुंडली वगैरह बना के बताया जाता है कि ऐसे वर्ड से इनका नाम होना चाहिए या ये नाम होना चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं या जो पंडित लोग होते हैं वो हमको मतलब कि सजेस्ट करते हैं कि ये नाम बच्चे का रखना चाहिए। अभी तो ऐसे मतलब रूल्स वगैरह नहीं फॉलो होते, लेकिन मेन रूल जो पहले का था वो यही था। उसी तरीके से जब किसी प्लांट की या एनिमल की डिस्कवरी होती है, उसको खोजा जाता है, हम उसके बारे में नई नई चीज़ें जानते हैं, उसको पहली बार उसका रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे ह्यूमन का क्या नाम है, होमो सैपियंस सैपियंस। और उसी तरीके से अगर आप बहुत सारे प्लांट्स का भी बॉटनिकल नेम आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे जो नाम दिए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं दिए जाते, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या उनमें लॉज हैं, कहाँ पे कौन उसे रेगुलेट करता है, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। सबसे पहला आपका टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में हर्बेरियम, फंक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हर्बेरिया का। बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ना है। फ्लोरा कीज के बारे में, वो फ्लोरा की सिंगल एक्सेस है और मल्टीपल एक्सेस हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। बॉटनिकल नॉमेनकल्चर के प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ आईसीएन। आईसीएन का मतलब इंडियन बॉटनिकल नॉमेनकल्चर होता है, वैसे IUCBN का रूल। तो ये इसमें क्लासिफिकेशन नॉमेनकल्चर है। रैंक ऑफ नेम्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, बाइनोमियल सिस्टम एंड टाइप ऑफ मेथड, ऑथर्स, ऑथराइजेशन एंड वैलिड पब्लिकेशंस। ये आपका सिलेबस है। तो हम आज की वीडियो में पहले टैक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे कि टैक्सोनॉमी आखिर होती क्या है, टैक्सोनॉमी में हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं या टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसके बाद टैक्सोनॉमी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को और सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सोनॉमी वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा है टैक्सोनॉमी है, यहाँ पे इसकी क्या है कि डिफिनीशन दी हुई है। तो इसकी जो डेफिनेशन दी है उस पर क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विथ, जो कि डील्स करती है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको लग रहा होगा कि
हेडिंग को स्टार्ट करते ही, टॉपिक को स्टार्ट करते ही इतने टफ वर्ड्स आ गए, जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनकल्चर। अब इन वर्ड का मतलब क्या है वो हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जब हम इनके कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है कैरेक्टराइजेशन। किसी के कैरेक्टर को देख के उसको मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग में रखना। जैसे कि आपने अगर किसी प्लांट को या किसी एनिमल को पहली बार देखा और क्या आपने देखा कि उसके पास 4 पैर हैं, उसके पास 4 पैर हैं। उसके बाद आपने देखा कि उसके पास 2 आँख हैं। उसके बाद आपने देख लिया कि 2 हाथ भी है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके मतलब कि उसके शरीर के लक्षण के हिसाब से, जो बाहरी लक्षण है उसके हिसाब से उसके लक्षण को पढ़ रहे हैं, उसके लक्षण को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि आपने देखा कि अच्छा 4 लेग्स है, 2 हैंड्स हैं, 2 आइज है, तो ये कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिज्म जैसा लग रहा है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म मिलता जुलता है, या उस क्लास के मेंबर से मिलता जुलता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन की बात होगी कि आप उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उसके कुछ लक्षणों के आधार पर, जो कि आपने कैरेक्टराइजेशन के समय पे कैरेक्टराइज की थी। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की। आप उसे क्लासीफाई करते हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से, जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो। उसके बाद आती है बात नॉमेनकल्चर की। जब आप उसे क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे कि आपने किंगडम उसको प्लांटी एनिमल्स में रख दिया, उसके बाद उसके पास 4 लेग्स है, कॉर्डेट्स है कि नहीं है, उनके पास नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, इन सारे लक्षणों को देखने के बाद आपने उसे किसी क्लास में क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद हम उसका करते हैं नॉमेनकल्चर। तो नॉमेनकल्चर के भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम किसी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। तो मतलब टैक्सोनॉमी में आपको पहले ऑर्गेनिज्म अगर आपको दिखता है तो आप उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर करेंगे। तो जिस साइंस की ब्रांच के अंदर हम ये सारे स्टेप्स करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को बाय अ रूल, एक प्रॉपर रूल के हिसाब से, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे या कुछ भी कैरेक्टर्स को कहीं पे भी क्लासिफिकेशन कर देंगे। प्रॉपर रूल्स होना चाहिए। अगर पूरे प्रॉपर रूल्स के साथ आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, इस तरीके से स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो साइंस की जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। बात समझ में आई? देखिए टैक्सोनॉमी जो वर्ड्स है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। अगर जैसे होता है ना कि कोई वर्ड अगर होता है तो उसके कुछ मीन्स होते हैं, उसका कुछ मतलब होता है। तो टैक्सोनॉमी जो है वो 2 वर्ड से है, और वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके 2 वर्ड से मिलके टैक्सोनॉमी वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पहला वर्ड है टैक्सॉन या टैक्सस जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमस का मतलब होता है लॉ और रूल्स। समझ में आया? टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक है टैक्सस या टैक्सॉन और दूसरा क्या है, नॉमस। तो टैक्सॉन का मतलब यहाँ पे होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ और रूल। मतलब क्या हुआ कि किसी लॉ के हिसाब से, किसी रूल को फॉलो करते हुए अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, तो वो जो ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। इतनी बात समझ में आई? टैक्सोनॉमी में आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आप अगर किसी रिसर्च करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, आप किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ पे आपको कुछ नया ऑर्गेनिज्म या कुछ नई प्लांट्स स्पीसीज देखने को मिली, तो आप उसके कैरेक्टर्स को नोट करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लासिफिकेशन और नॉमेनकल्चर का वाला स्टेप करेंगे। तो ये जो स्टेप होता है वो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो साइंस की जो ब्रांच है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। इससे रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कैंडोल। जो टैक्सोनॉमी वर्ड्स है वो सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया था, किसी साइंटिस्ट ने इस वर्ड का यूज़ किया था, तो वो थे एपीडी कैंडोल। बहुत सारे स्टूडेंट इनके नाम से पहले से परिचित होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट इनके नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। तो आप ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करके अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस पे आपकी यूनिवर्सिटी में होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि ये टर्म्स किसने दिया था, ये टर्म पहले किसने क्वाइन किया था,
इस साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म कॉइन किया था। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आ सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम भी होता है तो आप अगर टैक्सोनॉमी पे आपको कुछ भी लिखना है तो इन सारी चीज़ों को अगर अपने नोट्स में आप पॉइंट कर देते हैं तो आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। उसके बाद सेकंड क्या है, कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहाँ पे कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट, आपने कैरोलस लिनियस का नाम तो सुना होगा अगर आपने कभी भी वर्गीकरण को पढ़ा होगा तो, क्लासिफिकेशन को। कैरोलस लिनियस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्गीकरण को एक साइंटिफिक वे दिया। पहले क्या था, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कोई नई साइंस की ब्रांच नहीं है। पहले हम क्लासिफाई करते थे कि ये पानी में रहता है तो ये जलचर है, ये जमीन पे रहता है थलचर है, ये हवा में रहता है तो वो ये वायु में रहने वाला है। मतलब इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते थे अपने अकॉर्डिंग। ये जो है कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस करता है तो ये प्लांट है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता तो ये एनिमल है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक वे किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है या फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। सिस्टमैटिक बॉटनी, एक सिस्टम से इन्होंने बॉटनी की चीज़ों को अरेंज किया, इसलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक बॉटनी या फादर ऑफ बॉटनी के फादर। उसके बाद ये तो हो गया कि ये वर्ल्ड में, अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो कैरोलस लिनियस को पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। लेकिन हमारे इंडिया की बात की जाए, इंडिया में साइंटिस्ट थे सांता पाउ, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जिनको इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था टैक्सोनॉमी में, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बहुत सारे काम किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। एक टर्म्स है सिस्टमैटिक्स, वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। दो टर्म की बात हुई, टैक्सोनॉमी वो किसने दिया था, एपीडी कैंडोल ने, और सिस्टमैटिक टर्म का मतलब सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमी की जनरल इंट्रोडक्शन तो हो गई, हमने समझ लिया कि टैक्सोनॉमी होती क्या है, लेकिन टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर टैक्सोनॉमी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि आखिर टैक्सोनॉमी होता क्या है, लेकिन इतनी साइंस की इतनी कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने की ज़रूरत पड़ी क्या। जैसे कि आपको अगर मटर को मटर कहना हो या पी कहना हो और एक साइड में पाइसम सटाइवम कहना हो, पाइसम सटाइवम कहना हो, तो आपको कौन सा नाम इजी लगेगा, पी या मटर। पाइसम सटाइवम इज क्वाइट टफ। तो आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस सिंपल से नाम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के, इतने रूल्स और रेगुलेशन को सिंपली किसी ऑर्गेनिज्म के नाम रखने में यूज़ करने की। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, किसकी वजह से टैक्सोनॉमी इतनी बड़ी ब्रांच बनी बॉटनी की और इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच बनी। तो सबसे पहली बात आती है कि पहले क्या था, जब साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं होती थी, मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ होती थी लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होमोसैपियंस थे, जो ह्यूमंस थे, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे और वहाँ पे उनकी जो अपनी नॉलेज थी उसी में वो अपना लाइफ सर्वाइव करते थे। लेकिन जब साइंस की वैल्यू बढ़ी, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, संसाधन बढ़े, तो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में या एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जाके अपनी कन्वर्सेशन करते थे, जैसे सेमिनार्स होते हैं अपने, उसी तरीके से। तो मान लीजिए आपके यहाँ मटर को मटर कहा जाता है, कहीं पे मटर को छिम्मी कहा जाता है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि हमारे एरिया में ही किसी एक चीज़ को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब अलग अलग प्रांत के लोग आते थे और अपने यहाँ की चीज़ों के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो वो किसी और नाम से एक्सप्लेन करते थे और हमारे यहाँ के लोग उस चीज़ को किसी और नाम से जानते थे। तो ऐसे क्या होता था कि जो चीज़ें थी, जो नॉलेज था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था। मतलब मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है और मैं यहाँ पे आके इंग्लिश में सारी चीज़ों को बताऊँ, तो जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ। लाइक अगर आपको हिंदी नहीं आती, आपको कोई और लैंग्वेज आती है, तो आप यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो उसी तरीके से लैंग्वेज का डिफरेंस होता था, वहाँ पे लोग उसी चीज़ को किसी और नाम से जानते थे, हमारे यहाँ उसी
चीज़ को किसी और नाम जानते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब होती थी तब सोचा गया कि क्यों ना कोई ऐसा विज्ञान बनाया जाए, कोई ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए, कोई ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सब लोग फॉलो करें। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ सबसे पहले मतलब नॉमेनक्लेचर का मतलब कि स्टार्टिंग की गई। कैरोलस लिनियस जो थे, कैरोलस लिनियस जो थे, इन्होंने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए द्विनाम पद्धति दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्विनाम पद्धति दी गई थी, एक बहुनाम पद्धति भी दी गई थी, एक नाम पद्धति, मतलब कि जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसको क्या कहते थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसको क्या कहते थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन इसके पहले भी आया था यूनिनोमियल या मोनोनोमियल जिसे कहते हैं, उसके बाद ट्रिनोमियल भी आया था, पॉलिनोमियल भी आया था। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपने तरीके से जो है कि नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो था वो कैरोलस लिनियस का ही हुआ था, क्योंकि इन्होंने 2 नाम दिए थे। इनके क्या क्या रूल्स थे कि इन्होंने 2 नाम दिए थे, आपको पता होंगे। और जो नाम थे वो पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करता था, दूसरा नाम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता था। क्या दिया था इन्होंने, एक मिनट, जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया था उसमें इन्होंने दिया था 2 नेम दिया था किसी भी ऑर्गेनिज्म के, 2 नेम। फर्स्ट नेम आइडेंटिफाई, फर्स्ट नेम जो है उनके जीनस पे होता था, और सेकेंड नेम उनका जो होता था, सेकेंड नेम जो होता था वो किस पे होता था, स्पीसीज पे होता था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो जीनस का नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में होगा। वो किस में होगा, कैपिटल में होगा। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो किस में होगा, फर्स्ट लेटर किस में होगा, स्मॉल में होगा। बात समझ में आई कि इन्होंने जो रूल दिए थे उसके मतलब इन्होंने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति जिसे कहते थे, उसके कुछ रूल्स थे। पहला रूल्स क्या था कि उन्होंने जो नाम दिए थे उसमें 2 वर्ड्स होते थे। ठीक है, 2 वर्ड, जैसे पाइसम सटाइवम। पाइसम क्या था, जीनस का नाम था, सटाइवम क्या था, स्पीसीज का नाम था। तो पाइसम और सटाइवम। उसके बाद पाइसम सटाइवम, पाइसम का जो फर्स्ट वर्ड होता था वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो स्मॉल में होना चाहिए। और एक बात इन्होंने कही थी कि अगर आप इसे राइट करते हैं, मतलब लिखते हैं रिटन फॉर्म, नेम शुड अंडरलाइन। तो अगर आप इसे मतलब लिखते हैं तो आपको, जैसे आपने पाइसम सटाइवम लिखा, पाइसम सटाइवम लिखा, तो आपको ये जो है इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके लैटिन में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स थे ये थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो अभी तो हमको इसे इतनी खास जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आपका बेसिक याद हो जाए, आपने जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में पढ़ी हैं वो आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई। तो टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया होगा कि ताकि जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो नॉलेज है वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उनके बीच में जो लैंग्वेज है वो बाधा ना बने। ठीक है। तो वाई टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसलिए क्योंकि जो नॉलेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में इक्वली हो सके, उनके बीच में लैंग्वेज जो है वो कोई भी मतलब बाधा पैदा ना करे। तो इसलिए टैक्सोनॉमी बनाई गई। इसमें एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया, हर चीज़ को इस तरीके से नाम दिया गया ताकि सभी लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर हमारे यहाँ मटर को पाइसम सटाइवम कहा जाता है, तो अमेरिका में या रूस, चाइना में भी उसको पाइसम सटाइवम ही कहा जाता है। जो जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं कि नीड ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी, या क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन से ज़्यादा जो है कि ऑर्गेनिज्म
एक्सपेक्टेड किए गए हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में इससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, वो इस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है और हमारी क्या इच्छा है कि हम हर ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से स्टडी करें। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है, 70 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो 17 ईयर्स की लाइफ में इस तरीके के 7 बिलियन चीज़ों के स्टडी करना, उनको फाइंड आउट करना, उनकी स्टडी करना, उसको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी क्वाइट डिफ़िकल्ट काम था। तो टैक्सोनॉमी की वजह से हमको क्या सहायता मिली कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करनी थी, या फिर मान लीजिए आपने रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर को स्टडी कर लिया, ठीक है, जनरल कैरेक्टर को स्टडी कर लिया, आपने रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर को स्टडी कर लिया। तो इस यूनिवर्स में जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जो उसको कि रेप्टाइल्स में क्लासिफाई किया गया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जनरल जो भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको एक एक स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप उसके बाद जाके डीप स्टडी करिए, लेकिन ऊपर से तो नॉलेज आपको मिल गई ना कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहली बार जो है कि कंप्लीट जो है कि अपने लाइफ को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए उनके स्किन में जो है कि ग्लैंड्स ये होती हैं, सल्की वगैरह पाई जाती हैं, वो किस तरीके से मतलब कि लंग्स का पहली बार वेल डेवलप्ड लंग्स का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आप अगर रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो आपको पता चलती है। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो हर रेप्टाइल्स में फॉलो होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने किसी एक रेप्टाइल के बारे में पढ़ा या रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े तो आपको यूनिवर्स में जितने भी रेप्टाइल्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। मैमल्स की बात कर लेते हैं। मैमल्स क्या, किसी की भी बात कर लेते हैं, किसी भी अगर ग्रुप के बारे में आप पढ़ते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर को क्लासिफाई किया गया है उनके अंदर उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये फ़ायदा है टैक्सोनॉमी का। समझ में आया कि हम अपनी जैसे कि जो भी चीज़ें सिमिलर थे हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप में से किसी एक को अगर हम निकाल के स्टडी कर लेते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उनके ओवरऑल जो कैरेक्टर्स होंगे उसके बारे में हमको पता चल जाता है। ये इसके फायदे हैं। क्या है टैक्सोनॉमी, पहले हमने देखा कि क्यों टैक्सोनॉमी का इवॉल्यूशन हुआ, क्यों टैक्सोनॉमी को हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद नीड ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, क्यों इतनी टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी की जाती है। तो अगर आप भी किसी रेप्टाइल्स या किसी मैमल्स, किसी प्रोटोजोआ से लेके पोरीफेरा से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके अगर एक मेंबर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो आपको ओवरऑल जो है कि सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपने जब 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपको हर स्पीसीज के एक एक दो मेंबर को पढ़ना था। जैसे हर फाइलम के आपके एक एक दो मेंबर्स को आपको पढ़ना रहता था। तो एक एक दो को ही क्यों पढ़ना रहता था, क्योंकि अगर आप एक दो भी पढ़ लेते हैं तो आपको ओवरऑल जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पता चल जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं अपने कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर। अच्छा, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी भी देख लेते हैं। लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, अब तक हमने टैक्सोनॉमी देख लिया। तो टैक्सोनॉमी का स्टडी करने के लिए कुछ लेवल्स बनाए गए। मतलब आप अल्फा लेवल तक स्टडी करना चाहते हैं, बीटा लेवल तक स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आप गामा लेवल तक स्टडी करना चाहते हैं। ये सबसे अपर की लेवल होते हैं। उसके बाद मिडल की लेयर ये होती है और सबसे लोअर लेयर जो है लेवल ये होती है। मतलब अगर आप ऊपर से स्टडी करते हैं, आप उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो ओवर मॉर्फोलॉजिकली उसकी स्टडी करते हैं, तो आप अल्फा टैक्सोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। बीटा टैक्सोनॉमी का मतलब कि आप उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, उसकी साइटोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो आप बीटा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। अगर आप गामा टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो आप उसकी फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एंड उसके साथ में आप उसकी गामा मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी स्टडी कर रहे हैं। तो अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है, द अल्फा टैक्सोनॉमी इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनकल्चर करेंगे और क्लासिफिकेशन कर देंगे। अगर आप इतना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बस अल्फा टैक्सोनॉमी तक स्टडी कर रहे हैं। बीटा टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इट्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। जैसे कि आप उसकी साइटोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, उसके सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आप उसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं।
या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आप उसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप डिस्कस कर रहे हैं कहाँ तक, बीटा टेक्सोनॉमी के लेवल तक। उसके बाद अगर आप और डीप स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप के बारे में, तो आप स्टडी करना आपको क्या होगा कि आप उसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखेंगे। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का मतलब क्या कि आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था। इवोल्यूशन का मतलब कि मान लीजिए कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं किसी भी मान लीजिए मैमल्स, कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉर्डाटा के बारे में, कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो आप देखते हैं कि पहले पोरीफेरा था, ठीक है, पोरीफेरा था, पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा आया, उसके बाद जो है कि मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थीज आया, फिर एस्केलहेल्मिन्थीज आया। इस तरीके से जो है कि पूरी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखने के बाद आप तब कॉर्डेटा के पास पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इस तरीके से डिवाइड हुई थी और यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप उसकी नेमिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अल्फा टेक्सोनॉमी, उसकी जो है फिजियोलॉजी को भी स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, साइटोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो बीटा टेक्सोनॉमी। और अगर आप उसकी इवोल्यूशनरी पाथवे को स्टडी करें कि कैसे कैसे इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं उसकी गामा टेक्सोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी कितने हैं, 3, अल्फा बीटा गामा। ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि हमेशा जब हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मतलब सबसे ऊपर का लेवल, मतलब सिर्फ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना। बीटा का मतलब क्या कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप उसकी जो है कि बायोलॉजिकल क्लासेस या साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिकल मतलब बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। गामा टेक्सोनॉमी का मतलब क्या कि आप उसकी फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब कि उसकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देख रहे हैं और वहाँ पर स्टडी करके उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप जो टेक्सोनॉमी की गामा जो लेवल है उस पर जाके स्टडी कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। थोड़ी सी बात हो जाती है हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब इंट्रोडक्शन बता रही थी तभी आपको बताया था कि जो टेक्सोनॉमी है ये कोई नई ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच बहुत पुरानी है। कितना यहाँ पे दिया है कि 2000 ईयर्स एगो तो फिलोसफर एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दे दिया था। हमारे यहाँ का क्लासिफिकेशन तो और पुराना है, मतलब कि जब से सोशलाइजेशन हुआ है, लाइफ सोशलाइज्ड हुई है, तब से क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, कह सकते हैं कि उसका नाम तब कुछ और रहा होगा, उसका तरीका कुछ और रहा होगा, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो मेथड था वो चला आ रहा था। क्लासिफिकेशन हो रहा था, टेक्सोनॉमी का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन उसका मेथड और उसका तरीका जो है वो कहीं डिफरेंट था। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2000 साल पहले ही एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांटा था, एक प्लांट और एक एनिमल्स, ठीक है। तो क्या दिया है कि ऑर्गेनिज्म वाज क्लासिफाइड मोर देन 2000 ईयर एगो बाय ए ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वही अरस्तु जिनको कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहते हैं, और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं, बॉटनी के फादर कौन हैं ये आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, बताएंगे हमको। उसके बाद क्या है, इन्होंने जो क्लासिफाई किया था कि प्लांट जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे तो प्लांट हो सकते हैं चाहे तो एनिमल्स हो सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिगिंस विद 18th सेंचुरी। इसके बाद जो आज का जो साइंटिफिक वे वाला जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट हुआ था कब, 18th सेंचुरी में। किसने स्टार्ट किया था, एक स्वेडिश बॉटनिस्ट थे, स्वीडन के एक बॉटनिस्ट थे या एक नेचुरोलॉजिस्ट थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम। क्या दिया है कि मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिगेन विद 18th सेंचुरी। स्वेडिश नेचुरोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस एस्टेब्लिश ए सिंपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो है कि 18th सेंचुरी में सबसे पहले एक सिंपल क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का जो है कि कॉन्सेप्ट या सिस्टम डेवलप किया था। उसके पहले के जो सिस्टम थे वो साइंटिफिक वे पे नहीं थे, इस तरीके से बांट दिया था कि वो हमारे किस काम में आता है या वो कहाँ रहता है या फिर वो मतलब कि क्या करता है, उसकी इन सारी जो बाहर की जो थोड़ी थोड़ी सी कैरेक्टर को देख के क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था।
उसके बाद कैरोलस लिनियस ने पहली बार जो साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन किया था। ही डेवलप हायरार्की रैंकिंग सिस्टम फॉर क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म दैट इज बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मतलब कि आप जो पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आप ये जो हायरार्की पढ़ते हैं वो किसने दिया था? वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यही आज तक फॉलो होता आ रहा है। तो उन्होंने जब वो 18th सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आज मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बेसिक है, उसी पे हमारे जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस टिका हुआ है। तो अगर आपको मतलब कि टैक्सोनॉमी क्या है वो तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन साइंटिफिक वे में टैक्सोनॉमी जब स्टार्ट हुई थी वो 18th सेंचुरी में कैरोलस लिनियस ने स्टार्ट की थी। तो अब एक बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ था तो क्या, जैसे कि हम अभी पढ़ते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था। तो क्या सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला ही था? ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी धीरे धीरे किसी भी बैकग्राउंड में या किसी भी साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट होता है तो पहले के लोग जितनी उनके पास नॉलेज होती है उस हिसाब से कोई लॉ या सिस्टम देते हैं। उसके बाद फिर जब नॉलेज और बढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा संशोधन कोई और कर देता है, फिर नॉलेज और बढ़ता है तो उसमें थोड़ा और संशोधन होता है। इसी तरीके से हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था तो एक ग्रुप था प्लांटी का, दूसरा ग्रुप था एनिमेलिया का। ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। देखिए अभी तक क्या था कि हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, तो हमको सिर्फ प्लांट दिखते थे धरती पर, एनिमल दिखते थे। तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या था? 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जब हमारे पास थोड़े से माइक्रोस्कोप वगैरह बन गए तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं धरती पे जो कि बहुत स्मॉल साइज के हैं, उनको थोड़े बहुत छोटे मतलब कि छोटी मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से हम देख सकते थे। तो क्लासिफिकेशन फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। पहला एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी और तीसरा प्रोटेस्टा या प्रोटेस्टियंस जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ। फिर 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन होने के बाद जब माइक्रोस्कोप थोड़े और डेवलप टाइप के हो गए, हमने प्रोकैरियोट्स को अपने माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किया, तब हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। कौन सा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक हमारा क्या था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था। जब माइक्रोस्कोप ऐसे बने जिससे कि हम मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह को भी देख सके, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। पहला क्या है? मोनेरा, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है? प्लांटी, चौथा क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि 5th किंगडम जो क्लासिफिकेशन आता है आज जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, उसमें क्या नया आया था? उसमें नया ये आया था कि उसमें एक ग्रुप जो था, पहले क्या होता था कि फंजाई को, जिसे कि आप कवक कहते हैं, फंगी को और प्लांटी को एक ग्रुप में रखा था। फंगी को और प्लांट को एक ही ग्रुप में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि दोनों के सेल के बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल दोनों के सेल के बाहर पाई जाती है, लेकिन बाद में पता चला, बाद में लोगों ने ध्यान दिया कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि जो फंगी है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो प्लांट है उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो फंगी है उनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। तो ये दोनों सेम ग्रुप में रखने के लिए नहीं थे, इनका कैरेक्टर बहुत कुछ अलग अलग था। इसलिए जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो पहला ग्रुप था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया, जिसमें कि हम लोग हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या है, एनिमेलिया के मेंबर हैं। सबको पता है, सब लोग एग्री करते हैं कि हम लोग किसके मेंबर हैं? एनिमेलिया के। तो अगर आप एनिमेलिया के मेंबर हैं, और एनिमेलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु जगत कहते हैं ना। एनिमल किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु जगत। जब बुक में पढ़ते हैं एनिमल किंगडम तो हिंदी में दिया जाता है जंतु जगत। और इसी जंतु जगत में एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट ग्रुप होता है। इसी कॉर्डेट ग्रुप में प्राइमेट्स होते हैं, नहीं मैमल्स पहले लिख लेते हैं। इसी में मैमल्स होता है एक क्लास, इस मैमल्स में ही एक प्राइमेट्स होते हैं, और इसी प्राइमेट्स के अंदर जो है होमोसैपियंस रखे गए हैं। ठीक है, मतलब जंतु है
उसमें क्या जंतु जगत में क्या है, कॉर्डेट्स वाला जो फाइलम है वो है। उसी कॉर्डेट्स वाले फाइलम में एक क्लास है मैमल्स। मैमल्स में ही एक प्राइमेटा ग्रुप है, मतलब ऑर्डर है, और उसके अंदर जो है जो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म रखे हैं वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब हम और आप। तो अगर हम पीछे जाएं तो लास्ट में हमको क्या पता चलता है कि हम लोग मेंबर हैं किसके, एनिमेलिया के, मतलब हम लोग जंतु जगत के ही एक मेंबर है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपको हम जानवर कह दें तो आप हमसे लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे। अगर अब आपको कोई जानवर बोले तो आप बोल सकते हैं कि हाँ आप नहीं हैं, अगर हम जानवर हैं तो आप नहीं हैं, क्योंकि आप भी तो, इसका मतलब कि वो एनिमल किंगडम के मेंबर नहीं है, वो होमो सैपियंस हो ही नहीं सकते अगर वो एनिमल किंगडम के मेंबर नहीं है। तो अगर कोई जानवर कहता है तो हम लोग बायो वाले हैं ना, तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग एनिमल किंगडम के मेंबर हैं, तो हम लोग जंतु जगत के मेंबर हैं। ठीक है, तो आज के बाद इस टॉपिक पर लड़ाई नहीं करेंगे कि तुम जानवर हो, हम जानवर हैं। हमको तो कोई कहता है तो हम एक्सेप्ट कर देते हैं, और हमसे बस इतना पूछते हैं कि आप नहीं हैं क्या। आज से आप लोग भी पूछेंगे कि आप नहीं हैं क्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक चार्ट है, इसमें जो साइंटिस्ट दिए हैं कि जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, कॉपलैंड एंड आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल जो इन्होंने 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, आपको ये याद करना है। कॉपलैंड ने 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, आपको ये याद करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपको याद होंगे क्योंकि आपने बहुत पहले से ही क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 और 5। बाद में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, उसमें मोनेरा को क्या किया गया था कि उसमें मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया गया था, तो वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया था। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो 5th किंगडम ही है, तो आपको यहाँ तक याद रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अर्नेस्ट लिनियस मतलब कि कैरोलस लिनियस ने प्लांट किंगडम प्लांट और एनिमेलिया में डिवाइड किया था, अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमेलिया में डिवाइड किया था, कॉपलैंड ने मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि पहले जो हिस्ट्री थी हमारी वो पहले ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम नहीं था। पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5, 6 भी आया है, और अभी तो 7th भी आया है कुछ ईयर्स पहले। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो 5 है, आपके एग्जाम में 5 तक ही पूछा जाएगा। तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन के कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। आज की वीडियो हमने बेसिक देखे टेक्सोनॉमी के, बहुत सारे बेसिक्स। हम जब नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे तो कैरोलस लिनियस के जो मैंने आपको रूल्स बताए उसको मैं लिख के लेके आऊँगी, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग को नोट डाउन करना है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग स्टडी करेंगे कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो कि टेक्सोनॉमी का जो बहुत बड़ा डर रहता है बच्चों के दिमाग में, ये बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता, ये रटने वाला है, या बहुत सारा टेक्सोनॉमी जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग टेक्सोनॉमी बहुत गंदा लगता था। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को टेक्सोनॉमी इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग का इंटरेस्ट भी इसमें बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ वीडियोज़ को कंटिन्यूअसली देखना रहना है। आप लोग को मतलब क्या करना है कि मतलब कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं करनी है। फर्स्ट लेक्चर से लेकर जितने लेक्चर्स हम आपको इस यूनिट में प्रोवाइड करेंगे आपको सारी वीडियोज़ देखनी है। उसके बाद आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे और आपका टेक्सोनॉमी का यूनिट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी के साथ आते हैं, आपको नई टॉपिक को सिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।